तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इस टॉपिक में आप लोग याद रखिएगा कि अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ एवं इसके साथ ही विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन एवं 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसमें आप लोग याद रखिएगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, इसी प्रकार से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जो 1 नंबर एवं 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है, परंतु जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह सभी में समान होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो विद्युत धारा को I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Q से तात्पर्य आवेश एवं T को दर या फिर समय कहते हैं। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, विद्युत धारा का विषय मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, विद्युत परिपथ या परिपथ। ओके, तो विद्युत परिपथ या फिर परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को ही विद्युत परिपथ या परिपथ कहते हैं। ओके, विद्युत परिपथ के घटक। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे कि सेल, बैटरी एवं प्रतिरोध का चिन्ह बनाइए। ओके, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है? ज्यादातर इसके क्या है, चिन्ह को ही पूछा जाता है। ओके, कि इसका चिन्ह को आप लोग बनाइए। ओके, तो फिर भी आप लोग क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रखना कि इसको क्या बोला जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। सेल, जिसको विद्युत सेल भी कहता है। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाकर विद्युत धारा के प्रभाव को लगातार बना रखने वाला युक्ति है। ओके, विद्युत परिपथ का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है, प्लस एवं माइनस। ओके, तो यहाँ पर डिनोट किया है। दूसरा है संयोजिता, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित अर्थात जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाले तार को ही संयोजित तार कहते हैं। संयोजित तार का चिन्ह इस प्रकार से होता है। संधि तार किसे कहते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जो संधि तार इस प्रकार से होता है। तो दो तारों की संधि को एक उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं के संयोजन स्थान पर एक मोटा बिंदु लगाकर इसका निरूपण किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या है, संधि तार अर्थात क्या है, जो कोई भी तार होता है वहां से हम लोग क्या है और एक तार को वहां से क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो तार होता है उसको संधि तार कहते हैं। ओके, विद्युत बल्ब या फिर बल्ब भी कह सकते हैं। ओके, तो विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब में जब धारा का प्रवाह पूरा होता है तो यह पहले गर्म होता है और उसके बाद प्रकाश को उत्पन्न करता है। इस प्रकार गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया ताप विद्युत कहलाता है, तथा जो माध्यम या उपकरण विद्युत पाकर प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे विद्युत बल्ब या बल्ब कहते हैं। ओके, तो विद्युत बल्ब को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता है स्विच चालू एवं स्विच बंद। स्विच चालू का चिन्ह इस प्रकार से डिनोट किया जाता है एवं स्विच बंद को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ओके, बैटरी। अब ये बैटरी क्या होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है, जिसे दो से अधिक उदग्र समानांतर के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसके चिन्ह को हम लोग देख सकते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को एक जिग जैग अर्थात टेढ़ा मेढ़ा लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, एक जिग जैग लाइन, जिसको टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी कहते हैं, जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने का कार्य करता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है एवं प्रतिरोध को क्या है, कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अर्थात आर के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, इसका सामान्य चिन्ह इस प्रकार से होता है। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहता है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन के परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से है। अमीटर। ओके, तो अमीटर किसे कहते हैं? तो अमीटर को क्या है, कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अमीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ओके, तो अमीटर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।
वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को क्या है, वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में क्या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, तो वोल्टमीटर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। वोल्टमीटर को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक अर्थात प्रोटेक्टिव अवयव होता है जो एक नियत मात्रा अर्थात निश्चित मात्रा से अधिक धारा बनने पर परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो फ्यूज होता है यह तांबा, टीन, शीशा की मिश्र धातु से बने तार होते हैं जिसका जो गलनांक होता है वह कम होता है। तो इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ओके, तो ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इसके चिन्ह को बनाइए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसके चिन्ह को क्या अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ क्या है, अर्थात 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ओम का नियम लिखिए या फिर ओम का नियम किसे कहता है, वी तथा आई के मध्य ग्राफ खींचिए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। ओके, तो यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और उसमें बहने वाली विद्युत धारा I हो तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, V समानुपाती I। ओके, तो जो समानुपाती के स्थान इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से समानुपाती के स्थान को हटाते हैं तो क्या आता है, R आता है। तो V इक्वल क्या होगा, I R। तो यहाँ पर R क्या है, तो यहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर से तात्पर्य क्या होता है, V, विद्युत धारा से तात्पर्य क्या है, I, और प्रवाहित विद्युत प्रतिरोध से तात्पर्य R, और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। ओके, तो विद्युत धारा अर्थात I अर्थात V R एवं I के मध्य क्या था, संबंध स्थापित किया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं V I एवं R। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओके, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती किसके होता है, I। तो V इक्वल समानुपाती के स्थान को हटाते हैं तो क्या आता है, R आता है। R यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है जिसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। ओके, तो अथवा इस समीकरण को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, R इक्वल V डिवाइडेड बाय I। अभी कैसे हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं R यहाँ पर क्या है, गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा वह, यहाँ पर I क्या है, गुणा में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटे में चला जाएगा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से V डिवाइडेड बाय R इक्वल I हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल R डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो R को हम लोग यहाँ रखते हैं तो यह हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I इक्वल R। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल V डिवाइडेड बाय R या I इक्वल V डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर V का क्या है, गुणा में है। अब हमको I का मान ज्ञात करना है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग I को एक साइड रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या होगा, तो V डिवाइड बाय R इक्वल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यहाँ पर I क्या है, गुणा में, यहाँ पर देख सकते हैं R भी क्या है, गुणा में, तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटे में चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, यह ओम का नियम है। तो इसमें आप क्या रखिएगा, यहाँ R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहता है एवं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ओके, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है अर्थात 1 ओम इक्वल 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ओके, तो इसके पश्चात V एवं I के मध्य हमको क्या है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ क्या है, इस प्रकार से आप लोग दर्शाएगा। ओके, तो यहाँ पर धारा अर्थात I ओखरा, उसके पश्चात क्या है, विभवांतर अर्थात V अर्थात V एवं क्या है I के मध्य ग्राफ इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ओम का नियम समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन क्या है, 5 नंबर में आता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जिसको इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ओके, तो जब किसी विद्युत परिपथ, ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या है, एक विद्युत परिपथ है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध
का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देता है, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 3 ही आ लिया है, इसको R4 R5 R6 इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एवं अंतिम प्रतिरोध का क्या है, दूसरा सिरा के मध्य आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल, स्विच एवं धारा मापी जोड़ देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या इस परिपथ में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो इसके भी आप लोग याद रखिएगा कि परिणामी प्रतिरोध किसे कहते हैं। ओके, तो यदि इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, ओके, तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई है, तो समान विद्युत धारा आई प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। ओके, तो जो विद्युत धारा R1 R2 एवं R3 प्रतिरोध है सभी में क्या है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का जो विभवांतर V1 है, दूसरे का V2, तीसरे का विभवांतर V3 है। तो इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका विभवांतर भी अलग अलग होगा। ओके, यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है एवं प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V समानुपाती I होता है। ओके, तो यहाँ पर समानुपाती की साइन को हटाते हैं तो क्या होता है, V इक्वल IR हो जाता है। ओके, तो V इक्वल क्या होता है, R, अतः V1 के लिए क्या होगा, IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। ओके, समीकरण नंबर 12। परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध की विभवांतर का जोड़ होता है, तो इस वजह से क्या होगा, V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा, IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ये कैसे आया, तो इसमें आप लोग याद रखें, जैसे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में दे सकता है V1 V2 एवं V3, यहाँ पर जो इसका जो मान क्या है, IR1 IR2 एवं IR3, तो इस वजह से इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हम लोग देख सकते हैं सभी में कॉमन क्या है, I, तो यहाँ पर IR इक्वल क्या है, यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों में कॉमन कौन सा है, I, तो I को बाहर करते हैं, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है IR इक्वल I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो यहाँ पर I गुणा है पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, वह भागित में चले जाएगा, तो यहाँ पर भागित में आ जाता है, तो I आपस में कैंसिल, तो बचे क्या, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात इस प्रकार से ही क्या है, परिणामी प्रतिरोध होता है। ओके, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम परिपथ की एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव भी कार्य नहीं कर पाता। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि वोल्टमीटर व अमीटर का भी प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि कम धारा उसमें से प्रवाहित हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन समझ आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन यह भी क्या 5 नंबर में पूछा जाता है, समानांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के यहाँ पर प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 सभी प्रतिरोधों को पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, तो इस संयोजन को क्या हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, जैसे कि R3 है इसको R4 R5 R6 इस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस चित्र में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3 प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 को क्या है समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं।
तो प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विभवांतर, यहाँ पर इसका जो विभवांतर क्या है सभी के लिए समान है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा वह अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है आयु को, यहाँ पर ए पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है वह I1 बन जाता है, I2 एवं I3 बन जाता है। इस वजह से इसका जो विद्युत धारा क्या होगा अलग अलग होगा। यदि R1 R2 तथा R3 में क्रमशः I1 R2 एवं R3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियमानुसार क्या होता है प्रतिरोध R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा क्या होगा I1 इक्वल V डिवाइडेड बाय R1, R2 का V डिवाइडेड बाय R2 एवं R3 का V डिवाइडेड बाय R3। अब ये क्या हुआ, चूंकि हम लोग ओम के नियम अनुसार जानते हैं कि V इक्वल क्या होता है, V समानुपाती क्या होता है I, तो V इक्वल क्या होगा I। तो यहाँ पर हम लोग I का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या होगा V डिवाइडेड बाय R। तो इस वजह से यहाँ पर I1 के लिए V डिवाइडेड बाय R1 होगा, I2 के लिए V डिवाइडेड बाय R2 एवं R3 के लिए होगा V डिवाइडेड बाय R3। सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इक्वल क्या होगा V डिवाइडेड बाय R, किंतु I इक्वल क्या होता है I1 प्लस R2 प्लस I3। समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। स्वाभाविक सी बात है, मान ले जाए यहाँ पर जो बहने वाले जो विद्युत धारा कितना है, मान लेते हैं वह 15 एम्पियर अर्थात 15 एम्पियर है। ओके, तो तीनों में यहाँ पर क्या हो जाता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, 3 भागों में क्या आ जाता है बढ़ जाता है। तो इसमें से कितना होगा 5 एम्पियर इसमें होगा, सेकंड में भी 5 एम्पियर, थर्ड में 5 एम्पियर, अर्थात इस प्रकार से इसमें जो तीनों को टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 15 एम्पियर। तो इस वजह से क्या होगा I इक्वल I1 प्लस R2 प्लस I3। ओके, ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। अब ये कैसे आया तो इसमें आप लोग याद रखें, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि I इक्वल क्या था I1 प्लस I2 प्लस I3 था। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि वैल्यू देखा था कि I का वैल्यू क्या था V डिवाइडेड बाय R, I1 का क्या था V डिवाइडेड बाय R1। तो इस वजह से क्या है इसके वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया तो हमको इस प्रकार से प्राप्त हुआ V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ओके, उसके पश्चात क्या होता है V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या है V, तो V को हम लोग कॉमन लेते हैं तो बचा क्या इसके पास 1, तो वो भी कोष्टक में क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। अब यहाँ पर V गुणा है, इसमें क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चले जाएगा वह भागित में चले जाएगा, तो V आपस में कैंसिल, तो बचा क्या केवल एक, तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। अर्थात तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 होगा। ओके, इसी प्रकार से क्या है समानांतर क्रम संयोजना। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग किरचॉफ का नियम के बारे में आप लोग याद रखेगा कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखेगा किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर इस बिंदु पर आने वाली जो विद्युत धारा कौन है I, अर्थात इस बिंदु से जाने वाली धारा कौन कौन से I1 R2 प्लस R3। ओके, तो तीनों का योग क्या होगा बराबर होगा, अर्थात I इक्वल क्या होगा I1 प्लस R2 प्लस I3। मान लेते हैं यहाँ पर I का जो वैल्यू कितना है, चलिए 30 एम्पियर मान लेते हैं। ओके, कितना है 30 एम्पियर, तो यहाँ पर I1 R2 एवं R3 का तीनों का योग के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। ओके, अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा एवं डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखना कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेट करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। ओके, तो पहला प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती रहता है। दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा नियत रहता था, परिवर्तित नहीं होता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करता है जबकि दिष्ट धारा चुंबकीय रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। ओके, तीसरा प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जबकि दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसके अंतर को आप लोग याद रखना। इसके साथ आप लोग याद रखना कि विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां क्या। तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विद्युत का काम करता है तो कौन कौन से सावधानी रखता है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करता है। तो मान लीजिए इसके लिए मैंने क्या लिया है एक ताले, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं विद्युत का काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सावधानी मुझको क्या रखना कि मुझको क्या ग्लव्स पहनना होगा था। सबसे पहले क्या है
सबसे पहले क्या करना कि जो हम इसको विद्युत परिपथ का कार्य करते समय हमको गीले हाथ का उपयोग नहीं करना है। ओके, दूसरा क्या है, स्विच तथा प्लग को अच्छे से कसा हुआ जोड़ना चाहिए। तीसरा क्या, खराब अथवा क्षतिग्रस्त जो तार होता है उसको तुरंत बदल देना चाहिए। चौथा क्या, विद्युत का उपयोग करते समय क्या है, दस्ताने का उपयोग करना चाहिए। ओके, दस्ताना जो कि क्या होता है वह प्लास्टिक का बना होता है। ओके, इसी प्रकार से आग लगने या फिर दुर्घटना हो जाने की स्थिति में क्या, परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, कम से कम आप लोग विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाले सावधानी 5 सावधानी आप लोग याद रखना। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी याद रखना, क्योंकि इस 2023 अर्थात 2023 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो जो बहुत ही सिंपल था। ओके, तो क्वेश्चन रहा, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध की सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। इसमें से बहने वाली धारा की गणना कीजिए, अर्थात हमको क्या है, विद्युत धारा का मान को बताना है। ओके, तो सर्वप्रथम आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो सर्वप्रथम आप लोग लिखना कि हमको दिया क्या गया है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर हल करते हैं या फिर उत्तर करके लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमको दिया गया है उसको लिखते, दिया क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, आर के द्वारा, तो इसको कितना दिया गया है, 10 ओम। इसी प्रकार से दिया गया वोल्ट अर्थात विभवांतर V इक्वल कितना है, 5 वोल्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करनी। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आज, तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, चूंकि हम लोग ओम के निम्नानुसार की जानते हैं, चूंकि ओम के निम्नानुसार क्या होता है, ओम के नियम के निम्नानुसार क्या होता है, V समानुपाती I होता है। ओके, तो समानुपाती के स्थान को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, V इक्वल I R, अर्थात R आ जाता है। R क्या होता है, प्रतिरोध। ओके, तो हमको किसका मान ज्ञात करना, हमको I का मान ज्ञात करना। तो हम लोग I को एक साइड रखते हैं, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R इक्वल क्या हो जाएगा, I। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, I इक्वल क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R। ओके, अब चलिए इसके वैल्यू को पुट करते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। तो I इक्वल V का मान कितना दिया गया है, तो I का मान दिया गया 5 डिवाइडेड बाय R का मान कितना गया, 10। तो 10 में से 5 जाएगा क्या, नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग ए पॉइंट लेते था, इस वजह से जो 5 क्या बन जाता है, 50 बन जाता है। ओके, तो I का मान हमको क्या प्राप्त होता है, सर्वप्रथम यहाँ पर 0 ली, इस वजह से सर्वप्रथम पॉइंट लगाते हैं, अर्थात इस प्रकार से क्या होगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 से 30, 10 से 40 और 10 पच्चीस 50, अर्थात पॉइंट पाव अर्थात 0 पहले लगा सकते हैं, क्योंकि 10 5 से जाएगा क्या, नहीं, तो 0 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को विद्युत धारा का मान कितना प्राप्त हुआ, I इक्वल 0.5। अभी 0.5 मीटर है, सेंटीमीटर है या फिर क्या, तो 0.5 क्या है, एम्पियर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विद्युत धारा। ओके, तो इस वजह से इसके यूनिट को लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो इस प्रकार से यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो सर्वप्रथम आप लोगों को देखना है कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, उसके पश्चात क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ओम के नियम का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर V R का मान दिया गया और I का मान नहीं दिया गया। ओके, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या जो तीनों आता है, तो हाँ, वो कौन सा, तो वह ओम के नियम अनुसार। तो इस वजह से क्या हम लोगों ने ओम का नियम का यूज किया। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पहला, सही विकल्प चुनकर लिखे। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बताया कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन था लकड़ी का टुकड़ा, कागज का पेड़, तांबे का तार या कांच की छड़। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तांबे का तार क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि तांबे का तार क्या है, धातु है। ओके, दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वह अमीटर के द्वारा। ओके, वोल्टमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, विभवांतर। ओके, तीसरा, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V तथा I के बीच के संबंध एक अनियत अनुपात है, ब एक नियत अनुपात है, स कमी
अनियत, कमी, अनियत। ओके, उसके बाद द है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब एक नियत अनुपात है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वी तथा आई के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है? हम लोगों को एक नियत अनुपात प्राप्त होता है। ओके, चौथा, एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विभव 220 वोल्ट है। उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में है 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 10 एम्पियर। चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओम अर्थात आर का मान दिया गया है, विभव अर्थात वी का मान दिया गया है। चूंकि हम लोग ओम के नियम के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं? वी समानुपाती किसके होता है? आई के। तो वी इक्वल क्या होगा? आई आर। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत धारा अर्थात आई का मान ज्ञात करना है। तो आर को पक्षांतर करते हैं तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है? वी डिवाइडेड बाय आर इक्वल आई। ओके, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर v का मान कितना दिया गया है? जैसे कि आई इक्वल वी आर लिख देते हैं। आई इक्वल वी का मान कितना दिया है हमको? v का मान दिया गया है 220 डिवाइडेड बाय आर का मान कितना दिया गया है? 22। ओके, तो 22 से कम 22। ओके, तो बचा क्या? 10। ओके, तो 22 से कम 22 तो बचा 1 और पहले से 0 तो 10। तो इस प्रकार से हमको आई का मान कितना मिला? तो 10 एम्पियर। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 एम्पियर। पांचवा, निम्नलिखित चित्र में दिखाया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं। तो 25 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 35 ओम। ओके, तो जैसे कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी क्रम में उपस्थित है? ओके, तो ये क्या है? श्रेणी क्रम में उपस्थित है। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का जो फार्मूला क्या होता है? R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, तो यहाँ पर R इक्वल क्या होगा? केवल दो ही वैल्यू दिया है, जैसे कि R1 एवं R2 का मान दिया गया। तो क्या होगा? 10 प्लस 10 अर्थात 10 ओम प्लस 10 ओम कितना होगा? 20 ओम अर्थात 20 ओम। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ब। ओके, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान जो है तो चलिए इसका हम लोग पूर्ति करते हैं। पहला, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का विभांतर खाली स्थान होगा। ओके, तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो विभांतर होता है वो क्या होता है? वह अलग अलग होता है। ओके, तो इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? अलग अलग। अभी कैसे होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए क्या है? एक श्रेणी क्रम है। ओके, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या था? जैसे कि इसका जो विभांतर था क्या था? V1 था, सेकेंड का V2 था एवं जो थर्ड का क्या था? V3। तो इस वजह से इसका विभांतर क्या है? अलग अलग। समानांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा खाली स्थान होगी। तो जो समानांतर क्रम में जो संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होता है? वह अलग अलग होगा, अलग अलग। चूंकि समानांतर क्रम में मान लीजिए यहाँ पर कोई भी क्या है? पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? एक पहला प्रतिरोध यहाँ पर है, दूसरा प्रतिरोध है, यहाँ पर है तीसरा प्रतिरोध। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार से हमको परिपथ प्राप्त होता है। तो यहाँ R1 हो गया, R2 एवं R3। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं समानांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा अलग अलग होगा। विद्युत की खपत को हम किलो वाट आवर में या यूनिट, ओके, तो इसको क्या यूनिट में दर्शाते हैं। चौथा, विद्युत लैब में तंतु खाली स्थान धातु का उपयोग में लिया जाता है तो वो होता है टंगस्टन, टंगस्टन। ओके, पांचवा, चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी खाली स्थान बढ़ जाती है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर समझ आएगा। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इस चैप्टर से क्या है 1 नंबर, 3 नंबर एवं 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो जितना भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए सभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, तो यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या फिर कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओके, तो वीडियो को एंड करने के पहले आप लोग याद रखिएगा कि जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जो 5 नंबर 3 नंबर, ओके, तो इस सभी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां डिस्क्रिप्शन में क्या है वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।